Non-banking financial companies are topic of the day. Non-banking financial companies कोई एक्ट नहीं है, so this is not an act that we are studying, but हम ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं विच इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई. सो हम जितनी भी बातें इसमें पढ़ेंगे, वी आर नॉट स्टडिंग ऑफ एनी एनबीएफसी एक्ट बिकॉज वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक एक्ट फॉर रेगुलेटिंग एनबीएफसीज. एनबीएफसीज रेगुलेट होते हैं रिजर्व बैंक से, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ बातें एनबीएफसी से जुड़ी हुई भी हैं. ठीक है, सो हमें यहाँ पे पूरा का पूरा एक टॉपिक पढ़ना है अबाउट एनबीएफसी. जैसे हमें नाम सजेस्ट कर रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. अगर बैंक नहीं है तो नॉन बैंक लिखेंगे तो ही क्या समझ में आएगा? ये सवाल मन में नहीं उठता. जैसे अगर सलमान खान बोले आई एम नॉट शाहरुख खान, तो पता है यू नॉट शाहरुख खान. तो अगर बैंक नहीं है तो यहाँ पर नॉन बैंक लिखने की क्या जरूरत है? इमेजिन, जैसे आपने सुना है, देखा है कभी अनुपम खेर, राजू खेर, दे बोथ आर ब्रदर्स, यू कैन से आइडेंटिकल ब्रदर्स, राइट? दोनों एक जैसे लगते हैं. तो अगर राजू खेर बोर्ड लगा के चले कि आई एम नॉट अनुपम खेर, तो समझ में आता है. मतलब ये है कि जहां कंफ्यूजन होता है वहीं क्लैरिफिकेशन होता है. बिकॉज दीज कंपनीज आर सच, these companies are such that they resemble like a bank but they are not a bank. तो क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो ये सोच के कि ये बैंक है, इनको नाम क्या दिया? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. बिकॉज दे आर रेंडरिंग द सर्विसेज ऑफ फाइनेंस बट दे आर नॉट बैंक्स. बैंक के जैसे हैं, दे लुक लाइक अ बैंक, राइट? बैंक के जैसे सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं टू अ सर्टेन लेवल बट दे आर नॉट बैंक्स. तो डेफिनेटली दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही होगा. बैंक अलग होंगे और एनबीएफसी अलग होंगे. बट ऑफन वी गेट कंफ्यूज बिटवीन कि ये बैंक है या एनबीएफसी है. ऑल्दो जब मैं आपको नाम बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा मैम ये बैंक तो डेफिनेटली नहीं है, ये हमारी नॉलेज बताती है, बट ये एनबीएफसी है ऐसा भी हमें शायद नहीं पता था. से फॉर एग्जाम्पल, कभी सुना है मुथूट फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, बहुत सारे बड़े बड़े एचडीएफसी में ने इस पर्टिकुलर फील्ड में ऑफ एनबीएफसी एंटर किया हुआ है. वी हैव बजाज फिनसर्व, एक्चुअली इट इज बजाज फाइनेंस लिमिटेड बट बजाज फिनसर्व के नाम से ये पॉपुलर है. ये सब क्या है? एनबीएफसीज हैं. ये सब क्या है? एनबीएफसी. सबके नाम में आप देख रहे हो मुथूट फाइनेंस, ठीक है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड. नाम में क्या लिखा हुआ है? फाइनेंस लिखा हुआ है. मतलब ये क्या करते होंगे मैम? ये हमें फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं. फाइनेंशियल सर्विसेज देना मतलब क्या? मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन चाहिए. मैं लोन लेने के लिए कहां कहां जा सकती हूं? मैं लोन लेने के लिए बैंक के पास भी जा सकती हूं. बट ये जो एनबीएफसीज है ना, ये धीरे धीरे ओवर पार कर रहे हैं. क्योंकि बैंक क्या होता है, अपने ऑफिस में, एसी ऑफिस में, आई बिलीव एसी ऑफिस तो होता ही होता है, तो एसी ऑफिस में क्या करेंगे? बैठे रहेंगे. दे डोंट रीच आउट टू पीपल, दे डोंट अंडरस्टैंड पीपल्स नीड्स. जो आता है बैंक से लोन लेने, ऑल्दो द टाइम्स आर चेंजिंग, आजकल धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा उनके अपने लोन सेक्शन होता है, अपने उसके ऑफिसर्स होते हैं, दे हैव टारगेट्स ऑल्सो टू मीट. बट फिर भी स्पेसिफिक सेक्टर रिक्वायरमेंट को समझ के अलग अलग जगह पहुंच के और इस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये एनबीएफसीज बैंक से बेटर करती है. अभी हम देखेंगे द एडवांटेजेस ऑफ एनबीएफसी ऑल्सो, बट द वेरी फर्स्ट थिंग, वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी डेफिनेशन हियर. अभी हमने कोई भी डेफिनेशन नहीं पढ़ी है. डेफिनेशन पार्ट सब हम बाद में पढ़ेंगे. पहले एक ओवरव्यू तो ले ले, पहले हमें ये कम से कम एडेप्ट कर ले हम और समझ जाएं कि एनबीएफसी का मतलब क्या है. सो व्हाट डू यू मीन बाय एनबीएफसी? दे आर नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हम इनको बोलते हैं. दे प्रोवाइड सर्टेन बैंक लाइक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बट डू नॉट होल्ड अ बैंकिंग लाइसेंस. सो bank like financial services, bank like and financial services but no banking license. देखो, बैंक बनने के लिए आपको क्या करना होता है? आरबीआई को एप्लीकेशन देनी होती है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है जिनको मीट करना होता है, तब आपको एक बैंकिंग लाइसेंस मिलता है. बैंक क्या होते हैं? दे आर
ऑफ कोर्स हमारी पूरे जो इकोनॉमी है उसकी अगर मनी फ्लो या सर्कुलेशन की बात करें तो बैंक्स आर अ वेरी एसेंशियल पार्ट। बैंक्स के थ्रू ही आरबीआई पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो बैंक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज बैंक्स आर एलिजिबल टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स। बैंक का काम क्या होता है, लोगों से पैसे लेना और लोगों को पैसे देना। ये बेसिक या फंडामेंटल फंक्शन है बैंक का। तो बैंक जब हमसे पैसे लेते हैं तो आरबीआई उनको मॉनिटर करती है और देखती है, क्योंकि आपने पब्लिक से पैसे लिए हैं, आरबीआई एंश्योर्स कि आपके पैसे सेफ रहें। जब लोगों को वापस पैसे चाहिए हो तब आप उनको दे पाएं। विच ड्रैग्स मी टू द पॉइंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, हमें पता है, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सब क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स है। सेविंग्स बैंक अकाउंट में जब आपका मन किया आपने एटीएम स्वाइप किया और पैसे निकाल लिए, राइट। करंट अकाउंट्स में क्या होता है, कभी भी आप पैसे निकाल सकते हो। बट टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, टाइम डिपॉजिट्स। आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम ही आप उसको निकाल सकते हो। तो बैंक एलिजिबल है टू एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। बैंक में जाके आप सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, आप चेक काट सकते हो, आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो, कभी भी पैसे जमा कर सकते हो। All these facilities are available with banks, not with NBFCs. But NBFC के पास भी आप डिपॉजिट दे सकते हो, डिमांड डिपॉजिट नहीं। So NBFCs are prohibited from accepting demand deposits. कुछ केसेस में NBFCs are allowed to accept deposits, कुछ केसेस में NBFCs are prohibited to accept deposits, but at all times NBFCs cannot accept demand deposits. कभी भी एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, पर लोन दे सकते हैं। पैसे लेने पे रिस्ट्रिक्शन है, पैसे देने पे नहीं है। लोन दीजिए आप भलाई तो कर रहे हैं ना, आप लोन दीजिए। मैम अगर सिर्फ लोन देंगे तो कैसे लोन देंगे, आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, सपोजिटली यू स्टार्ट अ बिजनेस, तो आप बोलते हो मुझे इतना कॉर्पस चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, 10 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़, कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, फैक्ट्री चलानी है तो 5-10 करोड़ तो लग ही जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। तो आपने तो वो पैसा उसमें लगा दिया ना, उसके बाद गुड्स बनते हैं, सेल होते हैं और रेवेन्यू आता है। लाइकवाइज यू हैव एनबीएफसीज। एनबीएफसी में अपने नेट ओन फंड्स होते हैं, पैसा लगाया और आपके पास पावर्स होती हैं थोड़ी सी बोरोइंग की भी। तो आपने पैसा लगाया, अब आप पैसे बांट रहे हैं। आप पैसे इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इनटू फिजिकल एसेट्स, आपने वो पैसे इन्वेस्ट किए, लोगों को बांटे, उनसे आप इंटरेस्ट लेंगे। तो आपकी कमाई हो रही है ना, आपकी अर्निंग्स हो रही है। सो दैट इज व्हाई हाउ इट हैपेंस। ऑल्दो एनबीएफसीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑल्सो, सारी कंडीशंस हम पढ़ेंगे, कहीं कहीं प्रोहिबिशन होता है, कहीं कहीं अलाउड होता है, बट डिमांड डिपॉजिट्स नॉट एट ऑल अलाउड। ठीक है, तो एनबीएफसीज क्या है, वो बैंक लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बैंक लाइक क्यों बोला है ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बैंक से एकदम बैंक जैसी सर्विसेज तो नहीं प्रोवाइड करती हैं, बैंक से सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। दे डू नॉट हैव अ बैंकिंग लाइसेंस, उनको बैंक बनना ही नहीं है, तो उनको लाइसेंस मिलने की कोई बात ही नहीं है। रिजर्व बैंक इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट इन ग्रांटिंग लाइसेंस। हर किसी को बैंक का लाइसेंस नहीं मिल सकता है। मेरा मन किया चलो आज एक बैंक खोल लेते हैं, बड़ी दिक्कत होती है बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए, यहाँ जाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, कभी विड्रॉ करो, अपना ही बैंक खोल लेता है ना इन हाउस। तो ऐसे थोड़ी ना मुझे बैंकिंग लाइसेंस मिल जाएगा। यू हैव टू बी रियली अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू फॉलो अ लॉट ऑफ नॉर्म्स, ठीक है, और तब आपको एक बैंकिंग लाइसेंस मिलता है। बट एनबीएफसी थोड़े से सरल होते हैं, थोड़े से लिबरल होते हैं व्हेन आरबीआई इज रेगुलेटिंग देम। यहां पे बैंक्स की अगर हम बात करें तो भी आरबीआई इज द रेगुलेटर, ठीक है, और यहां पे हम एनबीएफसीज की बात कर रहे हैं तो भी आरबीआई रेगुलेट करती है इन एनबीएफसीज को। मतलब कहीं ना कहीं मैम कोई ना कोई परमिशन तो यहां पे भी चाहिए होगी, बिल्कुल चाहिए होगी। ऐसे ही मेरा मन किया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी खोल लेते हैं, तो क्या खोल सकते हैं? द आंसर इज नो। अपना एक प्रोसीजर है कि यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, एप्लीकेशन देनी होगी, उनकी फॉर्मेलिटीज माननी होगी, एप्लीकेशन के साथ अटैचमेंट्स होंगे, सारी चीजें कंप्लाई करनी होगी, तब आपको रजिस्टर आप होते हो।
and then you can run this business of providing non-banking financial services. ठीक है, आपने सुना है नेशनल हाउसिंग बैंक्स होते हैं. मुझे घर बनवाना है, मुझे लोन चाहिए, मैं बैंक के पास भी जा सकती हूँ, इनके पास भी जा सकती हूँ. इनके पास जाऊंगी तो शायद थोड़ा काम मेरा आसान हो जाए. ऑल्दो मुझे बैंक ज्यादा रिलायबल लगेंगे, बिकॉज बैंक के ऊपर उनका एक भगवान आरबीआई बैठा रहता है जो मुझे एश्योरेंस देता है कि आपका पैसा हम डूबने नहीं देंगे. यहाँ पे ऐसी कोई एश्योरेंस तो नहीं होती है, बट आरबीआई इज अगेन रेगुलेटिंग द सेम. तो आरबीआई मेक श्योर कि ये डूबे नहीं और सबके पैसे रिटर्न हो. बट ऐसा नहीं है कि अगर मेरा पैसा डूब ही गया तो आरबीआई आके मुझे पैसे दे देगा. दिस डज नॉट हैपन. ठीक है, सो वेरी फर्स्ट थिंग, एनबीएफसीज क्या है? दे आर कंपनीज. अब मैंने यहां पे आप देख रहे होंगे वर्ड कंपनीज, ऑल्दो मैं यहां पे दो चीजें लिख रही हूं. कंपनीज भी हो सकते हैं और वो अदर एंटिटीज भी हो सकते हैं. अभी ये भी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि क्या है और कैसा है. नॉन बैंकिंग आपको समझ में आया, फाइनेंशियल आपको ऑलरेडी पता है, राइट. कंपनीज के रिस्पेक्ट में मैंने ये दो चीजें लिख दी हैं. ऑल्दो कंपनी का मतलब क्या होता है? अब जितना हम जानते हैं, कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, उसी को हम कंपनी बोलते हैं. तो बिल्कुल आप सही समझते हो, वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वही तो कंपनी है. मतलब क्या मैम? जैसे एक बैंकिंग कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती थी, पर उसको एक बैंकिंग लाइसेंस भी लेना होता था रिजर्व बैंक से, और तब वो ऑपरेट करती थी, तो उसके ऊपर दो दो एक्ट चलती थी. एक कंपनीज एक्ट, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, दो दो एक्ट चलती थी. पहले हम जाते थे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के पास, उसके बाद हम जाते थे कंपनीज एक्ट के पास, क्योंकि कंपनीज एक्ट में ये लिखा है कि कंपनीज एक्ट विल अप्लाई टू बैंकिंग कंपनीज एंड सो फार इट इज कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. तो पहले हमारे लिए बड़ी कौन सी थी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. वो बैंकिंग कंपनीज के लिए था. एनबीएफसी भी कंपनी है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट. मतलब एनबीएफसी पे भी वो पूरी की पूरी कंपनीज एक्ट लगती है? हाँ बिल्कुल लगती है. बट बहुत सारी जगह कंपनीज एक्ट में कुछ एक्सेप्शंस, मॉडिफिकेशंस, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं. ठीक है, विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड इन केस ऑफ एनबीएफसी. सो एनबीएफसी भी क्या है? इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, rendering non-banking financial services to the company. How it can render non-banking financial services to the company or to anyone? By obtaining or by getting itself registered with RBI. और RBI के साथ रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस कहाँ लिखे हुए हैं? RBI एक्ट में. कहाँ लिखे हुए हैं? RBI एक्ट में. तो मैंने आपको कहा एनबीएफसी के कोई भी सेपरेट एक्ट नहीं है, अलग अलग जगह ये रेगुलेट होती है. द मेजर थिंग दैट यू नीड टू स्टडी इज ऑफ आरबीआई एक्ट. एनबीएफसी के बारे में अगर आपको जानना समझना हो, ये आपकी वेबसाइट है rbi.org.in, द ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in. इसी पे आपको क्या मिलेंगे? सारे फॉर्म्स वगैरह भी मिलेंगे, कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं करना है, क्या करना है. ये जब भी मैं मेंशन करती हूँ ना द वेबसाइट्स, दे इट इज ओनली फॉर योर रेफरेंस. आपको इसको जाके कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. हाँ, आपका मन करे कभी ऐसे ब्राउज करने का, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लेने का, या फिर कुछ ऐसे ही देखने समझने का, तो एक आध बार व्हाट्सएप इंस्टा छोड़ के आप ये वेबसाइट्स पे ब्राउज कर सकते हो. ठीक है, प्रोफेशनली बड़ा अच्छा सा फीलिंग आती है कि हाँ वी आर समथिंग. ऐसी कुछ वेबसाइट्स देखो और कुछ समझ में आ जाए तो. बिकॉज अगर एक लेमैन जाके ऐसे कुछ भी देखता है ना, उसको कुछ नहीं समझ में आता तो सोचता है क्या है एनबीएफसी, क्या होती है. हमको बस इतना पता है कि मुथूट फाइनेंस है, ठीक है, या गोल्ड लोन वाले होते हैं ना, चोलामंडलम, ये सब, सोना अपना दे दीजिए और आपको पैसा मिल जाएगा. ये सब क्या है? दे आर नॉट बैंक्स, but still they are giving us financial assistance, still they are rendering financial services to us. तभी भी ये हमको लोन दे रहे हैं. तो ये लोग क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज. ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. इनको हम कॉमनली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं. इंस्टीट्यूशन क्यों बोलते हैं मैम? जब ये कंपनी है, देखो मैंने दो दो चीज लिखी है ना, तो अभी हम उस पर आएंगे. जब हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि और क्या इसमें इंक्लूड हो सकता है.
तो आरबीआई आपको प्रिस्क्राइब कर सकती है कुछ कैटेगरीज दैट वी विल स्टडी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो, आपने सुना होगा एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस, है ना, और ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी आपको बताया, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड। तो ये हमें क्या देंगे? ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कौन पूरा करेगा? जो एनबीएफसीज होते हैं ना, दे आर सेक्टर स्पेसिफिक। आप बैंक के पास जाओगे, आपको हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, जितने भी तरीके के आपको लोन्स चाहिए सब आपको मिल जाएंगे। बट ये क्या है? सेक्टर स्पेसिफिक है, एक डेडिकेटेड एरिया में काम करने वाले हैं। उनकी नीड्स को समझ के, उनके हिसाब से कस्टमाइज होके, उनके हिसाब से यूजर फ्रेंडली होके, उनके हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव होके क्या करते हैं? ये काम करते हैं। ठीक है, तो मैम ये चलते कैसे हैं? कमा लेते हैं बेटा, कमा लेते हैं, ये भी कमा लेते हैं, राइट? कमा रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, तभी तो इसका कंसेप्ट भी पॉपुलर हो रहा है, राइट? ऑल्दो दे ऑल्सो फेस सर्टेन, कभी कभी ऐसा होता है कि एनबीएफसीज डूबने की कगार पे भी आए हैं, बट दे हैव रिवाइव्ड ऑल्सो। एडवांटेजेस क्या है एनबीएफसी के? नाउ see, bank is also giving us loans and NBFCs are also giving us financial assistance। अभी तक हमने बेसिक इतनी ही बात समझी ना। NBFC क्या करता है? डिपॉजिट ले सकते हैं अगर परमिशन हो तो, और डिमांड डिपॉजिट एकदम नहीं ले सकते हैं। NBFC पैसे दे सकते हैं, मतलब हमें लोन दे सकते हैं, हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं, तो बैंक भी देता है। बैंक से NBFC बेटर कैसे है? दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, ठीक है, बट यहां पे हम पढ़ रहे हैं NBFC क्यों बेटर है बैंक से। तो देखते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज कॉम्प्लीमेंट द मेन स्ट्रीम बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पासिंग मनी फ्रॉम वेयर इट हैज टू द वन हु नीड्स, है ना। तो ये बैंक क्या होते हैं? इंटरमीडिएरी तो होते हैं, ये मनी सर्कुलेट करने के लिए, बैंक हो या एनबीएफसी हो। हमने बोला बैंक तो है ही है, साथ साथ ये जो एनबीएफसी है ये बैंक्स को सपोर्ट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। दे कैन रीच आउट टू inaccessible areas। They can reach out to inaccessible areas। See, बैंक्स के अपने लिमिटेशंस हैं, राइट? बैंक्स की अपने लिमिटेशंस हैं और उनको उसी हिसाब से बनाया गया है, बैंक्स को उसी हिसाब से बनाया गया है। बट ये जो आपके नए नए ग्रोइंग एनबीएफसी हैं, ये क्या करते हैं? दे रीच आउट टू इवन अर्बन एरिया, दे रीच आउट टू इवन रूरल एरियाज। तो जा जाके जहां जो रिक्वायरमेंट है ये वहां तक पहुंच रहे हैं जहां बैंक नहीं पहुंच पा रही है। और आप सोचो, आपको क्या होता है, हर बार मैं यहां से बोल रहा हूँ कि आपको पर्सनल लोन चाहिए, क्या आपको ये चाहिए, क्या आपको वो चाहिए, तो इतने फोन्स आते हैं, इतनी चीजें आती हैं, और कोई आपको जाके घर पे अगर समझाए, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव, और इतने अच्छे से एश्योरेंस दिलाए, तो यू विल बी कन्विंस्ड। और वहीं आप बैंक पहुंचे और आप एक लंबी लाइन लगा के बैठे हैं, और उसके बाद आप पहुंचते हैं, हमको लोन चाहिए, तो कोई बोलता है ऐसे थोड़ी ना लोन मिल जाता है, जाइए ये कागज भरिए, वो करिए, ये डॉक्यूमेंट दीजिए, वो करिए, ऐसा। तो क्या होगा? योर इंटरेस्ट विल शिफ्ट टू द वन हु इज अंडरस्टैंडिंग यू। So they have the capability, they had the ability to reach out to even inaccessible areas। वो areas जहां पे banks की access नहीं है, वहां पे ये पहुंच गए। Act as not just complements but also substitute to banks when the banks are confronted with stricter regulatory constraints। बैंक्स हैं, बैंक्स के ऊपर ऑब्वियसली ज्यादा रेगुलेशंस हैं। क्यों ज्यादा रेगुलेशंस हैं? क्योंकि उन्होंने लोगों का पैसा उठाया हुआ है। आरबीआई नहीं चाहती कि ये बैंक क्रैश कर जाए और डूब जाए, तो आरबीआई ने उन लोगों को बोला है आपको इतना सीआरआर मेंटेन करना है, इतना एसएलआर मेंटेन करना है, आपके पास मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अलग अलग चीजें क्या की हुई है, आरबीआई ने लगा रखी है। सो दे हैव मोर स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस। क्योंकि इनके पास ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, ये ज्यादा एक ही सर्विस में फोकस नहीं कर सकते। बट वहीं एनबीएफसीज हैं विद लेसर रेगुलेशंस, दे आर मोर ओपन, दे आर मोर फ्री। तो ये सिर्फ बैंक को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ये बैंक को हटा के उनकी जगह ले रहे हैं।
इन दैट सेक्टर स्पेसिफिक एरिया। मतलब अगर हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, हाउसिंग फाइनेंस बैंक्स हैं, वो क्या है, बैंक को हटा के घर बनवाना है तो आप बैंक के पास मत जाइए, आप मेरे पास आइए। सो दे आर एक्चुअली एक्टिंग एज अ सब्सटीट्यूट टू बैंक। बैंक को हटा के खुद आ रहे हैं। कैसे आप आ रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर रेगुलेशंस कम है, उनके ऊपर रेगुलेशंस कम है। कस्टमर्स टेंड टू फाइंड द नॉन बैंकिंग एंटिटीज convenient due to their quicker decision making ability, prompt provision of services and expertise in niche segments. मैंने आपको बताया they are sector specific. हो सकता है बैंक के पास पहली कोई वो आई कि हमें पर्सनल लोन चाहिए या हमें इस पर्पस के लिए लोन चाहिए, हमें शादी के लिए लोन चाहिए, कुछ भी ऐसा पर्पस, तो बैंक समझ रहे हैं अरे इतने में तो हो जाए। जो भी आपकी बातें हो रही है, दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट ऑल्सो एंड द वे यू वांट इट। बट बिकॉज ये उसी चीज में डील कर रहे हैं, दे आर मोर यूजर फ्रेंडली, बहुत अच्छे से आपकी बात को समझ सकते हैं, जल्दी डिसीजंस लेते हैं। बैंक पूरा प्रोसेस है, राइट, यहां से जाएगा इसके पास, वहां से ये डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, यहां से ये पास होगा, यहां से एचओ में जाएगा, यहाँ तो बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। कहीं कहीं जल्दी भी है, स्पीडी प्रोसेस भी होता है, बट यूजुअली इट टेक्स टाइम मोर देन एनबीएफसीज। तो एनबीएफसीज क्या करते हैं, जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो वो पॉपुलैरिटी भी गेन कर रहे हैं, लोग ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग, एनबीएफसी बैंक के जैसा है, बैंक नहीं है। अभी हमने सिर्फ मीनिंग पढ़ा है, अभी हम डेफिनेशंस पे गए ही नहीं हैं। अभी हम डेफिनेशन को तो एनालाइज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। एनबीएफसी क्या है, दे प्रोवाइड बैंक लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज बट दे डू नॉट हैव अ बैंकिंग लाइसेंस, ठीक है। व्हाई एनबीएफसीज हैव सर्टेन एडवांटेजेस ओवर बैंक्स, तो वो हमने पढ़ लिया। इसके बाद बैंक के रिस्पेक्ट में एक और चीज आती है, दैट हाउ डज इट डिफर फ्रॉम बैंक्स, बट वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, बिफोर वी हैव एक्चुअली अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑल्सो ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो आई होप इतना क्लियर है, एक ओवरव्यू मिल गया कि एनबीएफसीज क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स भी हमारे थोड़े दिमाग में हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी एक्ट क्या बोलती है, ठीक है, बिकॉज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। जब भी इस पूरे चैप्टर में मैं एक्ट बोलूंगी तो आई एम रेफरिंग टू आरबीआई एक्ट ओनली, आई एम रेफरिंग टू आरबीआई एक्ट ओनली, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, सेक्शन 45 IF ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो एनबीएफसी का क्या मतलब दिया हुआ है, जरा वो देखते हैं। तीन चीजें आपको दी हुई हैं, तीन चीजें आपको दी हुई हैं। इधर अ कंपनी और एज स्पेसिफाइड। इट कैन बी एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, या फिर क्या हो सकता है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इसका भी हमें मीनिंग दिया हुआ है, दैट इज वी हैव द डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं। It means a financial institution which is a company, which is a company. Financial institution का मतलब क्या है? Financial institutions mean any non-banking institution. मतलब financial institution क्या है? कोई भी non-banking institution जो बैंक नहीं है, financial institution जो बैंक नहीं है, पहली बात। Which provides or which carries on at its business or part of business any of the following activities namely,
क्या क्या एक्टिविटीज अगर वो करता है तो हम उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलेंगे या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बोलेंगे, वो हमें यहां पे देखना है। तो दो सेट ऑफ एक्टिविटीज मैं आपको दिखा रही हूं, दो सेट ऑफ एक्टिविटीज, यहां पे भी कुछ एक्टिविटीज और यहां पे भी कुछ एक्टिविटीज। बाद में हम समझेंगे कि वो क्यों मैंने ऐसे डिफरेंशिएट आपको करके दिखाया है। फाइनेंसिंग, whether by way of making loans or advances or otherwise of any activity other than its own। पहली चीज ये लिखी हुई है। बेसिकली अगर आप समझो तो यहां पे आप ये समझ रहे हो कि एनबीएफसी करते क्या है, एनबीएफसी के फंक्शंस क्या होते हैं, वो इस सेक्शन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज है फाइनेंसिंग, वेदर बाय वे ऑफ मेकिंग लोन्स और एडवांसेस। आप किसी को एडवांस दे रहे हो या किसी को लोन दे रहे हो, मतलब आप फाइनेंस उसको प्रोवाइड कर रहे हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हो, तो वो क्या है। अगर आप कोई नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो, मतलब यू आर नॉट अ बैंक, पर फिर भी आप किसी को लोन दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप एनबीएफसी हैं। इसका मतलब ये है कि आप एनबीएफसी हैं। मैम मैं भी लोन देती हूं, मैं भी लोन देती हूं। किसी ने आया, कोई आया मुझसे और उसने लोन मांगा कि 50,000 का आप मेरे को लोन दे देंगी क्या। मैंने कहा ठीक है चलो ले लो, 2 महीने में वापस कर देना। तो मैंने लोन दिया तो मैं एनबीएफसी हो गई। द आंसर इज नो। आंसर क्या हो गया, नो हो गया। क्यों नो हुआ, क्योंकि हमने क्या देखा है ऊपर, कंपनी। क्या मैं एक कंपनी हूं, मैं एक कंपनी तो नहीं हूं। मतलब मैम कंपनी भी तो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स वगैरह देती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दे देती है, एक कंपनी किसी और को एडवांस कुछ दे सकती है, तो क्या वो कंपनी एनबीएफसी हो गई। अगेन द आंसर इज नो। मैम फिर आपने नो बोला, तो इस पॉइंट का मतलब ही क्या हुआ, कैसे हमें समझ में आएगा। एक होता है प्रिंसिपल टेस्ट, एक क्या होता है प्रिंसिपल टेस्ट, जिसको कॉमनली आप बोलते हो 50-50 टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉमनली 50-50 टेस्ट। 50 टेस्ट में लिख रही हूं 50-50 टेस्ट। ये हमें हेल्प करता है टू डिटरमाइन वेदर अ कंपनी कैन बी कंसीडर्ड एज एनबीएफसी और नॉट। आप एक कंपनी बने हो, आप अपना यूजुअल काम कीजिए, थोड़ा बहुत लोन किसी को देना है करना है तो कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप एक कंपनी बने और आपने इतना लोन दिया, आपकी इतनी इनकम लोन देने से ही हो रही है, तो आप ऐसे ही काम नहीं कर सकते। तो आपको जाना पड़ेगा आरबीआई के पास और आरबीआई के साथ अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा एज एनबीएफसी। कुछ बात समझ में आई। अब ये 50-50 टेस्ट मैंने क्या लिखा है देखो, कंपनी के फाइनेंशियल एसेट इफ दे कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स एंड इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स कंट्रीब्यूट मोर देन 50% टू द ग्रॉस इनकम। फाइनेंशियल एसेट्स more than 50% of total assets। दूसरा, income from financial assets more than 50% of gross income। ये एक 50-50 टेस्ट है जो हमें हेल्प करता है टू डिटरमाइन वेदर एक एनबीएफसी है या नहीं है। एनबीएफसी की डेफिनेशन में हमने क्या देखा, सबसे पहले इट हैज टू बी अ कंपनी। सबसे पहले हमने क्या देखा, इट हैज टू बी अ कंपनी। कंपनी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर कंपनी है तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, एनबीएफसी कहलाएगा। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन गिविंग सर्विसेज एज अंडर। कोई भी सर्विसेज अगर देता है तो उसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मानते हैं, जिसमें हमने पहली सर्विस देखी फाइनेंसिंग की, मतलब लोन देने की। तो कोई कंपनी अगर किसी को लोन दे रही है तो वो एनबीएफसी है। पर हर कंपनी जो लोन देती है वो एनबीएफसी तो नहीं हो सकती, वो तब एनबीएफसी होगी जब उसकी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी इस तरीके की होगी, दैट इज अ 50-50 टेस्ट। उसके फाइनेंशियल एसेट्स 50% से ज्यादा होने चाहिए ऑफ द टोटल एसेट। सवाल ये उठता है कि फाइनेंशियल एसेट्स होते क्या है।
मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। हमें इतना जानने की जरूरत है कि ये सारे के सारे फाइनेंशियल एसेट्स नहीं है। यूजुअली बैंक्स क्या होते हैं, दे रन ऑन और दे वर्क इन रेंटेड प्रीमाइसेस। क्यों? क्योंकि उनके पास अगर पैसा है तो वो सोचते हैं कि अगर मैं 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले भी लूंगा तो क्या फायदा होगा, 5 करोड़ में लोगों को लेंड करूंगा तो 5 करोड़ से शायद 500 करोड़ भी बना लूं, राइट? तो उनके लिए लेंडिंग और सर्कुलेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। लाइकवाइज एनबीएफसीज के लिए भी होता है। दे डू नॉट इन्वेस्ट इन दोज एसेट्स, अदर एसेट्स में वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसको लोन दिया हमने, अगर बैंक ने किसी को लोन दिया है तो बैंक के लिए तो वो एसेट है ना। तो एनबीएफसी ने जितने लोन दिए हैं, जितने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, वो सब उनके लिए फाइनेंशियल एसेट है। और अगर आपके पास जो उससे इंटरेस्ट आती है वो इनकम इतनी है कि वो आपकी ग्रॉस इनकम के 50% से ज्यादा परसेंटेज को कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो आप एक एनबीएफसी हैं। सो इफ यू आर अ कंपनी, if you are a company then rendering any of these services, मतलब आप लोन दे रहे हैं। पहला ही अभी हमने पढ़ा है, सिर्फ उसी को समझते हैं। मैं एक कंपनी हूं, कंपनी लोन दे रही है और मैं इतना लोन दे देती हूं कि मेरी जो लोन की इनकम होती है वो मेरी ग्रॉस इनकम, अगर मेरी ग्रॉस इनकम 100 करोड़ है तो 60 करोड़ मुझे इससे इनकम आ जाती है। एंड ये दोनों कंडीशंस दोनों कंप्लाई होंगी तब हम मानते हैं। मतलब मेरे जो फाइनेंशियल एसेट्स भी हैं वो इतने हैं कि मेरी अगर बैलेंस शीट देखें और टोटल एसेट्स को जोड़ें, टोटल एसेट्स भी मेरे 100 करोड़, मेरी ग्रॉस इनकम भी 100 करोड़, मेरे फाइनेंशियल एसेट्स 60 करोड़, मेरी टोटल इनकम फ्रॉम दोज फाइनेंशियल एसेट्स 70 करोड़, तो आई एम एनबीएफसी। और जब मैं एनबीएफसी हो गई तो मैं ऐसे ही काम नहीं कर सकती, मुझे आरबीआई के साथ जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उनके रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा, I will be attracted to the consequences, that is the penal provisions। ठीक है, तो अगर आप, जैसे अगर आपको ग्रेचुटी पे करनी है या पीएफ पे करनी है और आप नहीं अपने आप को रजिस्टर कराते हैं एज एन एम्प्लॉयर, तो आपके ऊपर कंसिक्वेंसेस होते हैं ना। टैक्स देना है, नहीं दिया, पेनाल्टी लगती है, रिटर्न ही नहीं फाइल किया, पेनाल्टी लगती है, तो ऐसे ही कंसिक्वेंसेस हैं। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला चीज हमने देखा लोन देना, लोन्स, बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है। दूसरा है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ लाइक नेचर। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हम पैसा, मान लो मैंने एक्सेप्ट किया कुछ डिपॉजिट्स, तो ये पैसे हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? हम पैसे लोगों को बांट सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह की भी कंपनीज होती है, वो क्या करती है, पैसे लोगों से लेती हैं और बोलती हैं कि हम आपके पैसे इस इंटरेस्ट रेट पे आपको देंगे या आपको हाई रेट्स मिलेंगे। तो वो क्या करते हैं, दे मेक इन्वेस्टमेंट्स, वो अलग अलग जगह उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। पैसे लिए, पैसे दे रहे हैं, ये काम किसका था? बैंक का ही तो था, बट ये बैंक नहीं है, बट स्टिल ये काम कर रहा है। ठीक है, तो एक्वायरिंग शेयर्स, एक्वायरिंग शेयर्स, ठीक है। अगला, लेटिंग और डिलीवरिंग ऑफ एनी गुड्स टू हायरर अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज आपने डेफिनेटली सुना होगा। जैसे अगर मुझे बाइक खरीदनी है, किसी को बाइक खरीदनी है, अब वो बैंक के पास जाएगा और बैंक से लोन मांगेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा प्रॉपर। हमने क्या किया, हायर परचेज हमने करवा दिया और हमने बोला कि आप बाइक उठा के ले जाइए, बाइक उठा के आप ले जाइए और आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहिएगा। यू आर नॉट टेकिंग द बाइक ऑन ईएमआई। बाइक अगर ईएमआई पे, लोन पे लेते तो आपको लोन पे करना होता, बाइक तो आप ही की होती। बट यहाँ पे क्या है, बाइक आपकी हुई ही नहीं है। बाइक आपकी कब होगी, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। सो व्हेन यू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट, देन द टाइटल ऑफ बाइक विल पास टू यू। ठीक है, तो ये क्या होता है, हायर परचेज होता है। तो अगर कोई हायर परचेज की भी सर्विसेज दे रहा है तो वो भी कवर हो जाएगा, हायर परचेज। नेक्स्ट, द कैरिंग ऑफ एनी क्लास ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस बिजनेस भी एनबीएफसी में कवर हो जाता है।
देन managing, conducting or supervising as foreman, agent or in any other capacity of chits. चिट फंड सुना है? चिट फंड सुना है? जैसे चिट फंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होती हैं, मेंबर्स होते हैं, हम 10 मेंबर्स हैं, हम 10 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मंथली बेसिस पे कुछ हमारे फायदे के लिए। अब हम 10 मंथली बेसिस पे कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, हम 10 में से ही एक मेंबर को लोन की जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे, उस पैसे में से जो हमने कंट्रीब्यूट करके कहीं कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था, उसी पैसे में से हम उस पर्टिकुलर पर्सन को लोन भी दे सकते हैं, उससे इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। सो चिट फंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है, दे वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स ओनली, ठीक है। तो वो चिट फंड भी होता है। चिट फंड मतलब उसमें कंट्रीब्यूट करना, वेरी पॉपुलर इन साउथ। सो चिट फंड का बिजनेस हो सकता है। देन वी हैव कलेक्टिंग फॉर एनी पर्पस, किसी भी नाम से बुला लो, लमसम पेमेंट कलेक्ट कर रहे हो आप बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन और बाय वे ऑफ सेल ऑफ यूनिट्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स, एंड अवॉर्डिंग प्राइजेस or gifts whether in cash or kind, or dispersing money in any other way to persons from whom monies are collected to or to any other person। मतलब क्या है, आप किसी से लमसम पेमेंट कलेक्ट कर रहे हो और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, वो प्राइजेस में या किसी भी तरीके से आप पैसे वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप क्या करोगे, एनबीएफसी की डेफिनेशन में कवर हो जाओगे। देखो आपके ज्वेलरी शॉप्स होती हैं, ज्वेलरी शॉप्स में भी ऐसा होता है, अलग अलग स्कीम निकालते हैं वो लोग। अलग अलग स्कीम कैसे निकालते हैं, और बोलते हैं कि 5,000 रुपये महीना आप हमारे पास डिपॉजिट करिए, ठीक है, और हम क्या करते हैं 2,000 5,000 जो भी है उनका स्कीम, तो हम वो डिपॉजिट करते जाते हैं। आफ्टर 12 मंथ्स यू कैन परचेज ज्वेलरी, है ना, और कुछ पैसा हम भी मिला देंगे। तो वो आइडियली कर क्या रहे हैं, वो हमसे पैसे ले रहे हैं, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट कमा रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट खुद भी रख ले रहे हैं और कुछ इंटरेस्ट का पोर्शन हमें देके उसकी ज्वेलरी बेच दे रहे हैं। तो क्या ये डिपॉजिट्स है, क्या ये इसका मतलब है कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज हो रही हैं? द आंसर इज नो। क्यों आंसर नो है मैम? अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आंसर इसका नो है। वो ट्रीट कैसे होता है, एज एन एडवांस। आपने एडवांस लिया है कस्टमर से, आप बाद में उसको सेल करेंगे, मतलब कस्टमर ने एडवांस दिया है फॉर परचेजिंग ज्वेलरी ओनली। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा लिया और आप इंटरेस्ट के साथ पैसा ही वापस करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट में क्या है, आपने कुछ भी कह के मनी कलेक्ट किया है। इट कैन बी बाय सेल ऑफ एनी यूनिट्स और अदर इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो, जैसे कमर्शियल पेपर्स वगैरह, ये सब चीजें होती है ना कि हमने पैसा उठाया और फिर हम वो पैसा वापस करेंगे, ठीक है, या कुछ भी लॉट। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, यहाँ पे कवर हो गई। सो एक्सेप्टिंग एंड डिसबर्सिंग। तो वो क्या कहलाएगी, एक एनबीएफसी कहलाएगी। पर कुछ एक्टिविटीज इसमें इंक्लूडेड नहीं है, डज नॉट इंक्लूड, but does not include any institution which carries on its principal business agricultural operations or industrial activity or purchase or sale of goods other than securities of course, or providing of any services, then purchase, construction or sale of immovable properties, so however that no portion of the income of the institution is derived from financing of purchases, construction or sales of immovable property by other person। ये चीजें इसमें इंक्लूडेड नहीं है, स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। आप एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कर रहे हो, तो यू आर आउट। एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कर रहे हो, यू आर नॉट असिस्टिंग एनीवन इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। पहली बात, आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहे हो, यू आर नॉट असिस्टिंग एनीवन। आप कोई भी सामान खरीद बेच रहे हो, मतलब आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी सामान खरीद बेच रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देखो सामान के लिए क्या लिखा है, अदर देन सिक्योरिटीज। मतलब ऐसा नहीं है आपने इस कंपनी की सिक्योरिटी खरीदी, उस कंपनी की सिक्योरिटी खरीदी, इस कंपनी की सिक्योरिटी इसको बेची, उसको बेची, सो दिस इज ऑल फाइनेंस ओनली।
ये सब क्या हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना, ये इन्वेस्टमेंट सेल कर देना, यहां से पैसे उठा के इसमें इन्वेस्ट कर देना। तो यहाँ पे बोला गया परचेज सेल करो किसी भी गुड का या कोई भी सर्विस दो, तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनबीएफसी। मतलब वो नॉर्मल काम है, वो कोई भी कर सकता है, उसके लिए एनबीएफसी का होना जरूरी नहीं है। या फिर परचेज, कंस्ट्रक्शन और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, प्रॉपर्टी बेचते हो, या फिर कोई इंटरमीडियरी हो, तो आप एनबीएफसी नहीं हो। पर अगर आप किसी को असिस्टेंस दे रहे हो कि मुझे घर खरीदना है, मुझे पैसे दीजिए, तो आप एनबीएफसी हो जाओगे। तो देखो क्या लिखा है, however that no portion of the income is derived from financing of purchase of constructions। आप किसी का, मैंने लैंड खरीद लिया, पर मैंने कहा कि लैंड तो मैंने खरीद लिया है पर मेरे पास घर बनवाने का पैसा नहीं है, तो आप मुझे लोन दे दीजिए। तो किसी पर्सन ने मुझे लोन दिया, किसी कंपनी ने मुझे लोन दिया, और ये कंपनी क्या करती है, हर ऐसे पर्सन को लोन देती रहती है। तो उनके पास ऐसे बहुत सारे एसेट्स हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को लोन दिया और उससे उनकी बहुत इनकम होती है, तो दैट कंपनी विल बी ट्रीटेड एज एनबीएफसी। ठीक है, पर अगर वो कंपनी कहीं घर खरीदती है, कहीं घर बेचती है, तो वो एनबीएफसी नहीं है। आप एग्रीकल्चरल चीजों में, इंडस्ट्रियल चीजों में, नॉर्मल परचेज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, या फिर परचेज सेल कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन 4 चीजों में अगर ऑक्यूपाइड है, यू नॉट एनबीएफसी। ऐसा नहीं है कि दिस इज द एग्जॉस्टिव लिस्ट कि बस इसमें होंगे तो एनबीएफसी नहीं होंगे, बाकी सब एनबीएफसी होंगे, नहीं। ये सिर्फ एक इंक्लूजन है, स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है इसको। ठीक है, सो हमारा कंक्लूजन क्या है, अगर कोई कंपनी है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है एंड क्वालिफाइज फॉर दिस 50-50 टेस्ट, विल बी टर्म्ड एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, विल बी टर्म्ड एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि क्या हमें बोला गया है। कमिंग बैक टू आवर डेफिनेशन, जो हम पढ़ रहे थे, सबसे पहला पार्ट हमने डिस्कस किया कि इट मीन्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी, राइट। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम जब डेफिनेशन में गए तो हमें समझ में आया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी। Then a non-banking institution which is a company and which has its principal business the receiving of deposits under any scheme or arrangement or in any other manner or lending in any manner। मतलब पहली सिचुएशन में हमने ये सारी चीजें पढ़ ली कि अगर आप कोई नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है और आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो आप एक एनबीएफसी हो गए। दूसरे में हमने बोला कि एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ही है अगर उसका प्रिंसिपल बिजनेस डिपॉजिट्स लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे लोन्स लिखा था, डिपॉजिट्स लेना नहीं लिखा था। तो सेकंड पॉइंट के थ्रू हमें पता चला कि अगर ये डिपॉजिट भी लेते हैं, ठीक है, डिपॉजिट कैसे लेते हैं, अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट और इन एनी अदर मैनर और लेंडिंग इन एनी मैनर, मतलब टेकिंग डिपॉजिट्स ऑब्लिक लेंडिंग, तो भी ये एक एनबीएफसी कहलाएंगे। ठीक है, एंगेज्ड इन एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज। ठीक है, तो पहले 2 पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट पे अगर हम जाएं तो लिखा है सच अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। अगर हम नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें, इट कैन बी अ कंपनी, इट कैन बी अ कॉर्पोरेशन, इट कैन बी अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट कैन बी अ कंपनी, इट कैन बी अ कॉर्पोरेशन, इट कैन बी अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कॉर्पोरेशन जो हमारी गवर्नमेंट से जुड़ी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी विच वर्क्स फॉर द मेंबर्स, एंड कंपनी वी नो। तो मतलब आरबीआई किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो नॉन बैंकिंग हो या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन भी हो, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के प्रिस्क्राइब कर सकता है टू बी एनबीएफसी एज स्पेसिफाइड।
ये दोनों जो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, दे हैव टू बी अ कंपनी ओनली. सो एनबीएफसी इसीलिए कंपनी यूज किया गया है, बिकॉज ये जो स्पेसिफाइड है, जो पहले 2 पॉइंट्स में आता है वो क्या है, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो भी कंपनी होनी जरूरी है, अगर कोई भी और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है तो भी उसको कंपनी होना तो जरूरी है. मतलब सबसे पहले आप एक कंपनी की तरह एनरोल कराएंगे. यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट. उसके बाद आपको लाइसेंस, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराते हो विद द आरबीआई टू बिकम एनबीएफसी. ठीक है, तो ये जरूरी है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू बी अ कंपनी. सेकंड थिंग इज आप इन एक्टिविटीज में एंगेज्ड हो विच डज नॉट इंक्लूड दीज एक्टिविटीज. You qualified for the principal test, you will be called as NBFC. Even if you are a non-banking institution, financial institution is also a non-banking institution. Non-banking institution के लिए specifically लिखा है, even if you are not engaged in these activities, if you are accepting deposits or you are lending money in whatever manner, मतलब कोई भी आपका स्कीम या अरेंजमेंट है, you qualify for the test, आप क्या हो, NBFC हो. आप क्या हो, NBFC हो. ठीक है. और इसके अलावा कोई कॉरपोरेशन, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई कंपनी या कोई भी और इंस्टीट्यूशन जिसको आरबीआई प्रिस्क्राइब करे सेंट्रल गवर्नमेंट से सलाह मशवरा करके, दैट इज इन कंसल्टेशन विद सीजी, तो वो भी हमारा क्या हो सकता है, एनबीएफसी हो सकता है. ठीक है. तो आई होप एनबीएफसी का मीनिंग समझ में आ गया होगा, एनबीएफसी की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी. और अगर आपसे पूछा जाए कि एनबीएफसी करते क्या है, सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ फंक्शंस दैट एनबीएफसी परफॉर्म और कैन परफॉर्म. क्योंकि अगर यही एक्टिविटीज करते हैं तभी वो एनबीएफसी कहलाते हैं. तो यही तो उनके फंक्शंस हो गए, या यही उनकी एक्टिविटीज हो गई, एक्टिविटीज दैट एनबीएफसी में अंडरटेक. ठीक है. सो क्वेश्चन आपसे कैसे भी घुमा के पूछे, यू शुड बी एबल टू आंसर. राइट. चलिए, एक हमने टर्म पढ़ा यहां पे, एक हमने टर्म क्या पढ़ा यहां पे, टेकिंग डिपॉजिट्स. राइट. सो व्हाट डू यू मीन बाय डिपॉजिट्स. जैसे मैंने आपसे बोला था कि अगर कोई ज्वेलरी शॉप है जो क्या करती है, लोगों के पैसे ले लेती है, तो क्या हम उसको डिपॉजिट्स बोलेंगे? क्या हम बोलेंगे इट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स? क्या हम बोलेंगे इट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स? बिकॉज वी नीड टू नो ना किसको डिपॉजिट माना जाएगा. कोई भी पैसे ले लेगा तो उसको डिपॉजिट माना जाएगा. तो ऐसे मैं तो बहुत पैसे लेती हूँ, तो क्या मैं बहुत डिपॉजिट्स लेती हूँ? तो यहाँ पे डिपॉजिट्स को भी डिफाइन किया गया है, एंड वी विल एनालाइज द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट्स नाउ. चलिए, आई होप ये मीनिंग क्लियर है व्हाट एनबीएफसी मीन्स. Deposit includes and shall be deemed always to have include any receipt of money. मतलब कोई भी अगर पैसा लेता है, जैसे कंपनीज एक्ट में भी डिपॉजिट्स की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी रिसीट ऑफ मनी, कंपनी कहीं से भी पैसे लेती है तो उसको हम डिपॉजिट बोलेंगे. बट देयर इज अ लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन्स. लंबी लिस्ट है कि इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे. वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, बोला गया कि डिपॉजिट मतलब कहीं से भी पैसा लेना वो डिपॉजिट हो गया. पर इतनी सारी चीजें हैं जो डिपॉजिट नहीं कहलाएंगी. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. राइट. पहला अमाउंट रेज्ड बाय वे ऑफ शेयर कैपिटल. मुझे अगर एनबीएफसी खोलनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपनी बनानी पड़ेगी. जब हम कंपनी बनाते हैं तो क्या होता है, whenever we are making a company we need to put in certain money, right, in the form of share capital, जिसको हम बोलते हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन ही तो होता है बाय द शेयर होल्डर्स. तो कंपनी बनती है, तो उन लोगों से कंपनी है, कंपनी के 4 शेयर होल्डर्स हैं, इन 4 शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसा दिया. दैट मीन्स कंपनी हैज रिसीव्ड मनी फ्रॉम दीज 4 शेयर होल्डर्स. तो क्या ये डिपॉजिट है? द आंसर इज नो, ये डिपॉजिट नहीं कहलाएगा. दूसरा है अमाउंट कंट्रीब्यूटेड एज कैपिटल्स बाय पार्टनर्स ऑफ अ फर्म. ठीक है. दिस कैन बी
अंडर द स्पेशल कैटेगरी, क्योंकि हमारी कंपनी है तो कंपनी में कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स नहीं आता है, बट अगर आरबीआई स्पेसिफाई करे तो यहाँ पे क्या कह दिया हुआ है, क्लियरली बताया हुआ है कि ये भी अगर केस कोई फॉल करता है तो पार्टनर्स जो पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उसको भी आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। वेरी सिंपल। तीसरी चीज, अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और एनी अदर बैंकिंग कंपनी। अरे किसी ने लोन लिया, एक कंपनी है, कंपनी को लोन चाहिए, कंपनी ने लोन ले लिया किसी दूसरे बैंक से, तो क्या वो डिपॉजिट हो गया? नहीं, वो डिपॉजिट कैसे होगा? वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। क्यों हमें ये बताना जरूरी है? बिकॉज हम ये देखते हैं ना कि कितने डिपॉजिट्स आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, कितना आप लेंड कर रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। वी नीड टू एनालाइज एवरीथिंग। सो जब आप लोन ले रहे हो किसी बैंक से तो दैट इज नॉट डिपॉजिट। इसी तरीके से आप किसी एसएफसी से, दैट इज स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट लेवल पे ये फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस बनाए जाते हैं। जैसे अगर दिल्ली में है तो दिल्ली एसएफसी है विच इज प्रमोटिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, तो बोलते हैं कि आप पैसे लीजिए और आप बिजनेस ग्रो कराइए, राइट। तो ये एसएफसीज होते हैं हमारे पास आईडीबीआई है, दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या कोई भी और ऐसा इंस्टीट्यूशन जिससे आपने पैसा लिया है, इट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ लोन, तो उसको भी हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। फिर अमाउंट रिसीव्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कोई भी ज्वेलरी शॉप का, आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो पैसे लेते हो, जैसे किसी ने हमें बहुत बड़ा सा ऑर्डर प्लेस कर दिया तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं नहीं हमें कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए होगा, ठीक है। या फिर आप किसी को घर रेंट पे देते हो तो आप उससे बोलते हो इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए। अरे वो हम मेरे घर में रहने वाला है तो हम क्या करेंगे, कुछ तो सिक्योरिटी मनी लेंगे ना, विच इज रिफंडेबल। तो ये क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप लेते हो, ये मैंने पैसा लिया, ठीक है, या मैंने एडवांस लिया, किसी ने मुझे बोला कि 10 kg टोमेटो सप्लाई कर दो। अब 10 kg टोमेटोज इज अ वेरी मीगर अमाउंट, बट मान लीजिए 100 kg, 200 kg, 1000 kg, 10,000 kg, मैं क्या करती हूँ, होलसेल में सप्लाई करती हूँ टोमेटोज। तो उसने मुझसे मांगा तो मैं उसको क्या बोलूंगी, कुछ एडवांस देना पड़ेगा। तो मैंने पैसा लिया उससे, क्या वो डिपॉजिट है? मैंने किसी को घर रेंट पे दिया, उससे मैंने पैसा लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्या वो डिपॉजिट है? नो। डीलरशिप डिपॉजिट, डीलरशिप ऑब्टेन करने के लिए डिपॉजिट हम देते हैं, वो भी डिपॉजिट नहीं है। अर्नेस्ट मनी इज अगेन एडवांस टाइप का ही होता है, ठीक है, या एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर्स फॉर गुड्स, प्रॉपर्टीज और सर्विसेज। प्रॉपर्टी मतलब मुझे लैंड खरीदना है, मैंने उनको 10 लाख रुपए टोकन मनी दिया, तो क्या वो डिपॉजिट है? नहीं, ठीक है। तो ये सब डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। मतलब एनबीएफसी, कोई भी कंपनी अगर ऐसा कर रही है तो हम उसको एनबीएफसी नहीं बना देंगे कि आप तो डिपॉजिट ले रहे हो, ठीक है, नहीं। फिर कोई भी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडिविजुअल, रिसीव्ड मतलब इंडिविजुअल नहीं रिसीव कर रहा है, हम इंडिविजुअल से रिसीव कर रहे हैं, और फर्म or association of individuals not being a body corporate registered under enactment relating to money lending which is for the time being force in any state। मतलब कोई भी पैसा आप इंडिविजुअल, फर्म या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल से ले रहे हो जो कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, रजिस्टर्ड अंडर एनी इनैक्टमेंट रिलेटिंग टू मनी लेंडिंग। बहुत सारे मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं, इंडिविजुअल है, मैं किसी और एक्ट में मनी लेंडर की तरह क्या हूं, रजिस्टर्ड हूं और मैं आपको वो पैसे दे रही हूं, तो दैट इज अगेन, इट इज अगेन फॉर्म ऑफ टेकिंग लोन ओनली, तो दैट इज अगेन नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। उसके बाद आता है अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चिट, जो हमने चिट फंड डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर चिट का सब्सक्रिप्शन आता है बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चिट, चिट फंड क्या होता है, एक मेंबर्स के फायदे के लिए वो बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम क्लब की मेंबरशिप ऑब्टेन करते हैं ना, वैसे चिट फंड का आपको सब्सक्रिप्शन ऑब्टेन करना होता है। तो वो क्या है, दैट इज अगेन व्हाट द कंट्रीब्यूशन ओनली। तो जो सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव करती है चिट फंड कंपनी, वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा डिपॉजिट क्या होता है।
इसके बाद दो डेफिनेशन हमको और दिखती है अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की। अप्रूव्ड सिक्योरिटीज और कुछ नहीं है, सीजीएसटी की जो सिक्योरिटीज है उनको अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बोलते हैं। और अनएनकम्बर्ड क्या होती हैं, जिनके रिस्पेक्ट में कोई भी चार्जेस क्रिएटेड नहीं है। सो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी डेफिनेशंस जो हैं वो हमने अच्छे से एनालाइज कर ली हैं। सो एट द एंड ऑफ टुडेज सेशन यू नो व्हाट एनबीएफसीज मीन, एनबीएफसी के एडवांटेजेस क्या हैं, मतलब क्यों एनबीएफसीज को प्रेफर किया जा रहा है आज के टाइम में। उसके बाद हमने देखा एनबीएफसी को डिफाइन कैसे किया गया है, जिसमें वी कैन एनालाइज कि 3 कैटेगरीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बीइंग अ कंपनी, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बीइंग अ कंपनी एंड एनी अदर कैटेगरी स्पेसिफाइड, राइट। तो इनके हमने फंक्शंस भी देखे। बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वी हैव सीन द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय एनबीएफसी, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि कोई नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट एक्सेप्ट या लेंड भी कर सकता है, वो भी एनबीएफसी कहलाएगा। तो डिपॉजिट का मतलब क्या होता है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। तो आई होप इतनी चीजें क्लियर हैं। एक पॉइंट और आता है कि ये बैंक से अलग कैसे हैं। ऑल्दो मैंने आपको ये ऑलरेडी समझा दिया है, बट फिर भी अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए दैट हाउ डज एनबीएफसीज डिफर फ्रॉम बैंक्स, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। बैंक टाइम और डिमांड डिपॉजिट्स दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं, एनबीएफसी सिर्फ और सिर्फ टाइम डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट टू व्हेन परमिटेड, ठीक है। दूसरी बात, एनबीएफसीज का कोई पेमेंट या सेटलमेंट सिस्टम नहीं होता है। मतलब क्या है मैम, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बैंक्स होते हैं ना, बैंक में आपने पैसा रखा है, आपने किसी को भी चेक काट के दे दिया, बोला कि वहां से आप ले लीजिएगा, मतलब इधर से बैंक उधर चला गया, पैसा किसी और के पास चला गया, कहीं से आ गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम विच इज अवेलेबल विद द बैंक, बट दैट इज नॉट अवेलेबल विद एनबीएफसी। एनबीएफसी में आप ऐसे नहीं कर सकते, चेक इशू कर दिया हमने आपको दिया है ना 60,000 का डिपॉजिट, वो 20,000 जरा उसको पेमेंट करना है, मैं चेक काट के दे रहा हूं, आप उसको दे दीजिएगा। ऐसा एनबीएफसी के केस में नहीं हो सकता। तो पहली बात, नो डिमांड डिपॉजिट्स। दूसरी बात, नो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तीसरी बात, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी। आपने सुना होगा डीआईसीजी, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। जब हम इंश्योरेंस के क्वेश्चंस किया करते थे अकाउंट्स में, तो शायद आपने ये सुना हो और समझा हो। दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ एनबीएफसीज। ये बैंक्स में फैसिलिटी होती है, एनबीएफसी के केस में नहीं होती है। तो ये 3 स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन हैं जो आपको याद रखने हैं, दैट दिस इज हाउ एनबीएफसीज डिफर फ्रॉम बैंक्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो विद दिस वी एंड टुडेज सेशन। थैंक यू।